कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। ये शायरी हम बाद में सुनेंगे। सर्वप्रथम नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने जो शुरू की थी राजनीतिक एवं संविधान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और हम पढ़ चुके हैं राजनीतिक और संविधान क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, और राजनीति की कहानी कहां से शुरू हुई, और संविधान का पाठ्यक्रम क्या होता है। ऐसी तथाकथित जानकारी इस पहले वाले क्लास में हम प्राप्त कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजनीतिक आज की क्लास में पढ़ेंगे संविधान एवं राज व्यवस्था। हम जानेंगे संविधान क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होती है। तो आज की सेशन के आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान एवं राज व्यवस्था। तो साथियों, आप सबका पुनः वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान एवं राज व्यवस्था। संविधान एवं राज व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पीछे की क्लास में ये पढ़ा था कि राजनीति क्या होती है, राज्य की नीतियां, राज्य के अंदर जो नीतियां बनाई जाती है, जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उसे राज्य की नीतियां राजनीति कहते हैं। ये हमने जाना। और उस राज्य की जो नीतियां होती हैं, राज्य के जो कानून होते हैं, उसको एक किताब में लिख देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। हमने ये जाना था। तो संविधान किसे कहते हैं? राज्य की जो नीतियां होती हैं, जो कानून होते हैं, जिसको एक किताब में लिख दिया जाता है, और उस किताब को सबको मान्य होती है, सब पे उस नियम वो कानून सब पूरे जिस राज्य के लिए बनाए जाते हैं नियम, उस पे सभी पे वो लागू होते हैं। तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान के बारे में। तो हम समझते हैं सबसे पहले संविधान के बारे में। तो संविधान देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। यहां पे सम का मतलब होता है साथियों समान, और विधान का मतलब होता है नियम या कानून, यानी विधान सभी के लिए, विधान सभी के लिए, सभी के लिए, यानी नियम कानून सभी के लिए। यानी राज्य की ऐसी नीतियां, राज्य के ऐसे कानून जो कि किताब में लिख जाते हैं, जो सभी उस राज्य के उस नागरिकों के लिए, सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं उस पे, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान एक लिखित अलिखित दस्तावेज होता है। संविधान को पूर्ण रूप से लिखा भी जा सकता है और संविधान को अलिखित भी माना। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, क्योंकि वो क्या है कि पुराने रूढ़िवादी विचारधाराएं, परंपराओं और राजा महाराजाओं के आदेश पर आधारित है। इसलिए राजनीतिक विद्वान है, राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान है, उसे अलिखित संविधान का दर्जा देते हैं। तो संविधान एक अलिखित और लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें उस देश में जिस देश का संविधान होता है, उस देश की सब बातें उसमें लिख दी जाती हैं, और उस नियमों को उसमें लिख दिया जाता है, उन सभी सिद्धांतों को उसमें लिख दिया जाता है, जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब साथियों बात आती है संविधान। तो संविधान समझ में आ गया। संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान सभी के लिए, नहीं समान, सभी के लिए जो कानून होता है, जो नियम होते हैं, एक जैसी किताब में लिख दिए जाते हैं, जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान साथियों अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, देखो किस शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये अंग्रेजी का शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे बना है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, संविधान होता है। और इस ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है जो कि लेटिन भाषा के शब्द है। लेटिन भाषा का एक शब्द है कंस्टिटर। कंस्टिटर कंस्टिटर शब्द है जिससे बना है, जिसका अर्थ साथियों होता है शासन करने का सिद्धांत। शासन करने का सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। तो संविधान किसी देश का एक लिखित नियम होते हैं, किसी देश के जो नियम होते हैं, जो नीतियां होती है, उन जो सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांतों को एक पुस्तक में लिख दिया जाता है, जिसे संविधान कहते हैं। संविधान सभी जिस देश के नागरिक होते हैं उस सभी के लिए उस पर लागू होता है, उसको पालन करना जरूरी होता है सबके लिए, चाहे वो आप हो या चाहे मैं हो, सबके लिए संविधान उस देश का। जैसे भारत का संविधान है तो भारत के संविधान है,
पूरे भारतीयों 135 करोड़ से बाहर से ज्यादा जनसंख्या है, सबके लिए समान है। भारत के ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के भारत के एक सामान्य व्यक्ति तक भारत का संविधान उस पर लागू होता है। सबको उसको पालन करना पड़ता है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। तो समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है। अब साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान के जनक के बारे में, कि संविधान का जनक किसे माना जाता है। यानी विश्व में प्राचीन संविधान का, वैसे तो अलग अलग देशों में अलग अलग जनक संविधान के माने जाते हैं। जैसे भारत के अंदर हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का जनक माना जाता है। वैसे विश्व में सबसे अलग अलग संविधान के अपने अपने जनक हैं। संविधान अपने अपने देशों का बना है तो अलग अलग जनक माने जाते हैं। लेकिन प्राचीन संविधान का जनक किसे माना जाता है वो मैं बात कर रहा हूं। यानी प्राचीन संविधान का जनक, प्राचीन संविधान का जनक, संविधान का जनक, प्राचीन संविधान का जनक है वो माना जाता है साथियों अरस्तु को। अरस्तु को, अरस्तु साथियों ये एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे यूनान के, एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री भी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने शासन, अपने समय में, अरस्तु ने अपने समय में कई संविधानों का अध्ययन किया था। उन्होंने अपने समय में लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया था साथियों। तो साथियों, अरस्तु ने अपने समय में जो संविधान होते हैं उसका एक व्यवस्थित ढंग से, कर्मबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। और इसी के कारण जो राजनीतिक शास्त्र के जो विद्वान हैं, राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान हैं, वो अरस्तु को संविधान का जनक मानते हैं। आया समझ में? अरस्तु संविधान के जनक नहीं है, बहुत सारे, वैसे बहुत सारे विषयों के जनक माने जाते हैं। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है, राजनीति शास्त्र का भी जनक माना जाता है। और इसको बात करें तो तुलनात्मक राजनीति का भी जनक माना जाता है, राजनीति का भी जनक माना जाता है। और अरस्तु को साथियों संविधान का भी जनक माना जाता है, तुलनात्मक संविधान का भी जनक माना जाता है, तुलनात्मक संविधान, संविधान का भी जनक माना जाता है। और अरस्तु को साथियों जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी का भी जनक माना जाता है। और अरस्तु को साथियों दर्शन शास्त्र का भी जनक माना जाता है, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का जनक माना जाता है। और अरस्तु को साथियों नीति शास्त्र का भी जनक माना जाता है, नीति शास्त्र, बहुत सारे, कोई भी विषय मतलब लगभग से ये जनक माना जाता है, नीति शास्त्र का जनक माना जाता है। और बात करें तो भारत के अंदर मनोविज्ञान, शिक्षा के अजम से एक पढ़ते हैं ना अपने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, उसका भी जनक है, वो भी अरस्तु को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जनक भारत के अंदर किसको माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अलग हैं, लेकिन मनोविज्ञान के जनक है वो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अलग माने जाते हैं। और अरस्तु है जो मनोविज्ञान भारत के अंदर है उसको जनक माना जाता है। मनोविज्ञान के बारे में, यानी दर्शन शास्त्र से एक विषय निकल करके आया था मनोविज्ञान, है ना। ये हम जब मनोविज्ञान की सीरीज में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें पूरी मनोविज्ञान पढ़ेंगे, उसमें अपन पूरी मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, कौन जनक है, कैसे। तो ये अपना अलग टॉपिक रहेगा। तो ये आप समझ गए कि अरस्तु एक विषय के जनक नहीं, बहुत सारे विषयों के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने समय में लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कर्मबद्ध तरीके से अध्ययन किया था। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान लोग हैं वो इसको प्राचीन संविधान का जो जनक मानते हैं। आया समझ में? अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक जो संविधान है, अभी जो वर्तमान में लिखे गए संविधान है, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को माना जाता है? ये प्रश्न है दिमाग में। तो आधुनिक संविधान का जो जनक है वो साथियों अमेरिका को माना जाता है। आधुनिक संविधान का जनक, जनक की बात कर रहे हैं तो हम करेंगे आधुनिक संविधान का जनक, आधुनिक लिखित संविधान का जनक, संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक लिखित संविधान का जनक है वो अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका साथियों, अमेरिका था ये पहले ब्रिटेन के गुलाम हुआ करता था, ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था। और ये लगभग ब्रिटेन के गुलाम हुआ करता था। ये 4 जुलाई 1776 को 76 को ब्रिटेन से 13 गणराज्य स्वतंत्र हुए थे अमेरिका के। और ये एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था अमेरिका, यानी ब्रिटेन के पहले अमेरिका भी अधीन हुआ था, गुलाम हुआ करता था। और 4 जुलाई को 1776 को ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हुआ था। तो अमेरिका मतलब स्वतंत्र देश है, वो आपको पता है
4 जुलाई को मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस। भारत भी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करता था साथियों, 200 वर्षों तक यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया था। और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और अमेरिका था वो 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। 13 परगने हैं जो ब्रिटेन से अलग हुए थे, और एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित हुआ था अमेरिका। और अमेरिका के साथियों संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा ने अमेरिका का संविधान बनाया, जो कि वर्तमान आधुनिक लिखित संविधान का जनक जिसे हम कह सकते हैं, यानी आधुनिक लिखित संविधान है वो अमेरिका का माना जाता है वर्तमान में। और बात करें तो उस अमेरिका का जो संविधान सभा थी वो साथियों बनी थी 1787 में संविधान सभा बनी थी। अमेरिका के अंदर एक शहर है फिलाडेल्फिया शहर, फिलाडेल्फिया के अंदर अमेरिकन संविधान की जो सभा बनी थी, और उसके अध्यक्ष थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन हुआ करते थे, जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसकी देखरेख में संविधान को तैयार किया गया था, और अमेरिका का जो संविधान है वो लागू किया गया था 1789 के अंदर। 1789 में अमेरिकन संविधान को लागू कर दिया गया। और साथियों अमेरिका जो संविधान है, बात करें थोड़ी सी इसके बारे में भी, तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल्स कितने? 7 हैं। 7 अनुच्छेद होने के कारण ये विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान। आप प्रश्न आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हम आगे पढ़ेंगे, भारत का ही संविधान अपना। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान, जिसमें 7 संशोधन है, 7 अनुच्छेद है, संशोधन नहीं सॉरी, 7 अनुच्छेद है, 7 आर्टिकल है। और आधुनिक लिखित संविधान का जो जनक है वो भी अमेरिका को माना जाता है। आया समझ में? अब हम बात करें कि 7 अनुच्छेद आर्टिकल, ये इसमें अभी तक के 44 लगभग 44 संशोधन हुए अमेरिका के संविधान में। 44 लगभग 44 संशोधन अमेरिका के संविधान में हुए हैं, इसलिए ये दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी माना जाता है। कठोर संविधान, कठोर ऐसे नहीं है कि छूने में कठोर है, ऐसा है कि हम संविधान के प्रकार पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे किस प्रकार संशोधन के आधार पर संविधान को किस बांटते हैं। 2 भागों में पढ़ेंगे संविधान को, 8 प्रकार बताऊंगा हम पढ़ेंगे। तो संशोधन है, संशोधन के 44 संशोधन सबसे इसमें क्या है कि कठोर इसलिए माना जाता है कि इसमें एक कठोर प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन होता है। आसान नहीं है संशोधन करना उसके संविधान में, अमेरिका के संविधान में। हमारे भारत के संविधान में भी एक संशोधन हो जाता है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है, वोटिंग के द्वारा होता है। कुछ ऐसी बात है नहीं कि हमारे संविधान में संशोधन आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो अमेरिका का संविधान है उसमें संशोधन करने के लिए बहुत एक कठोर विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान है वो अमेरिका का संविधान माना जाता है। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई बात की आधुनिक लिखित संविधान का जनक किस देश को माना जाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो अमेरिका का है। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पे आज भी अलिखित संविधान है। किस देश की बात कर रहा हूं, यानी अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसमें आज भी क्या अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। यानी अलिखित संविधान किस देश का माना जाता है, ब्रिटेन का माना जाता है। अलिखित संविधान का मतलब यह होता है कि ऐसा संविधान जिसका मतलब निर्माण है वो सतत रूप से हुआ हो, धीरे धीरे हुआ हो, और ऐसे संविधान की जो परिणाम है वो एक ऐतिहासिक परिणाम का होता है। तो ऐतिहासिक परिणाम होने के कारण राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान लोग होते हैं, राजनीतिक शास्त्र के जो विद्वान लोग हैं, वो इसको अलिखित संविधान का दर्जा देते हैं। अलिखित का मतलब ये नहीं है यहाँ कि भाई वो बिल्कुल ही लिखा हुआ नहीं है, राजा महाराजाओं रूढ़िवादी परंपराओं विचारधाराओं से चला गया, ऑर्डर मार रहे हैं वो चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कई किताबों में लिखा हुआ है, कुछ नए नियम आए तो उसको नई किताब में लिख दिया, जैसे कुछ नियम इस किताब में लिख दिया तो कुछ नियम इस किताब में लिख दिया, कुछ नियम इस किताब में लिख दिया, ऐसे लिखा हुआ है। अपना संविधान देखो एक बुक में लिखा हुआ है, भारत का संविधान, भारत की बुक एक संविधान की किताब है, उसमें लिखा गया है। अमेरिका का भी एक किताब में लिखा गया, सर्वमान्य है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है कि कई बुकों में ऐसे ऐसे नियम लिखे गए हैं, भाई जी करे जो भी नियम लिख दिया कौन सी बुक में, और जब किसी की जरूरत पड़ती है तो हर बुक को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। जबकि भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, चीन का संविधान है, अन्य जो देशों का संविधान है वो अपना संविधान है, तो उसको क्या करते हैं वो एक बुक में लिखते हैं। एक बुक में लिखा, कोई भी चीज देखना तो एक बुक में देखनी, ये इसकी अलग अलग है।
अलग अलग समय से अलग अलग बुकों में लिखा गया, इसलिए इस बुक को एक बुक में नहीं लिखा गया, इसलिए इसको अलिखित संविधान माना जाता है ना। ऐसा नहीं भाई लिखा हुआ नहीं है बस टोटल लगा रहे। और अमेरिका का सॉरी ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है और इसके संविधान में आसानी से संशोधन हो जाता है, इसलिए विश्व का सबसे लचीला संविधान भी ब्रिटेन का संविधान कहा जाता है। अगर बात करें विश्व के सबसे कठोर संविधान की तो वो तो अमेरिका का था, और विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है तो वो माना जाता है ब्रिटेन का संविधान, जिसमें आसानी से क्या हो जाता है संशोधन हो जाता है। जैसे इसकी अलग अलग बातें, कोई विशेष बातें ऐसे नहीं एक बुक में लिखी गई, सब अलग अलग बुकों में लिखी गई, इसलिए उसमें संशोधन भी आसानी से हो सकते हैं, नियम अपने हिसाब से बना लेते हैं, नियम अपने हिसाब से खो लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो ब्रिटेन में क्या है, सॉरी अमेरिका, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं। ब्रिटेन में क्या है कि एक तो राजा होता है, और ब्रिटेन में क्या है, एक होता है राजा होता है और संविधान होता है, दो चीजें होती है, राजा होता है संविधान होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है और राजा होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्या है, देखो राजा होता है संविधान, यानी प्रधानमंत्री संविधान हो गया ना, प्रधानमंत्री का पद होता है, संविधान भी होता है वहां पे, और राजा होता है, तो इस कारण इसको संवैधानिक 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 राजतंत्र भी कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रिटेन को, संवैधानिक राजतंत्र है। विश्व में कहा संवैधानिक राजतंत्र है तो वो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, जहां पे राजा भी होता है और वहां पे संविधान भी होता है ना। ये जो अपना संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है वो ब्रिटेन को माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है वो ब्रिटेन को माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, और जो अपनी संसदीय शासन प्रणाली है भारत के अंदर, जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है ना। प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री परिषद का जो संघ मंत्री परिषद हमारा, जो ये जो का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा यानी प्रधानमंत्री का पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है, संसदीय शासन प्रणाली भारत के अंदर ये है वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देखो संसदीय के शासन प्रणाली, देखो एक तो होती है संसदीय शासन प्रणाली, एक होती है अध्यासात्मक शासन प्रणाली। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली कौन सी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में होता है प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है, इस प्रकार होती है। और अध्यासात्मक शासन प्रणाली होती है यानी प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति होता है, जिसमें क्या होता है अध्यासात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अध्यासात्मक शासन प्रणाली है जहां पर राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, और भारत के अंदर देश का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे क्या है संसदीय शासन प्रणाली है, और अमेरिका में है अध्यासात्मक शासन प्रणाली, यानी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल होता है उसको कहते हैं अध्यासात्मक शासन प्रणाली। और भारत के अंदर है पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो इसके बारे में हम इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कौन सी सबसे अच्छी होती है, इसमें चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, हमारे देश में चुनाव किस प्रकार होते हैं। अमेरिका में अभी पीछे चुनाव हुए थे नवंबर में, तो आपने देखा होगा किस प्रकार चुनाव होते हैं, 11 नवंबर को हुए थे ना। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जोन बाइडेन अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, सॉरी अमेरिका में प्रधानमंत्री होता नहीं है। और जो कि पहले वहां पे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो किस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया होती है वो क्या है, जो सब हम बातें आगे की क्लास में लेंगे कि अध्यासात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर में हम ये सब बातें समझेंगे आराम से कि कैसे होता है चुनाव, इसमें क्या प्रक्रिया रहती है। तो एक से अलग वीडियो इसका मैं बना करके आपके बीच में लेकर के आऊंगा। तो साथियों ये हुई बात कि ब्रिटेन का ऐसा देश का ऐसा कौन सा किस देश का ऐसा संविधान है जिसको अलिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो वो है ब्रिटेन का संविधान। अलिखित और लिखित संविधान, सबसे जनक आधुनिक लिखित संविधान का जनक किस देश को माना जाता है, तो वो माना जाता है अपने अमेरिका को माना जाता है आधुनिक लिखित संविधान का जनक। अब साथियों आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक यहाँ पे प्रश्न ये भी समझा था कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो वो अमेरिका है। विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है, तो वो ब्रिटेन का है। तो क्योंकि इसमें आसानी से संशोधन होता है, अमेरिका के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं होता है, एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से, इसमें कठोर प्रक्रिया के माध्यम से उसमें संशोधन होता है, इसलिए ब्रिटेन सॉरी अमेरिका के संविधान को है जो विश्व का सबसे कठोर संविधान माना गया है। अब हम थोड़े से आगे चलते हैं। अब बात आती है कि एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना लिखित संविधान
लिखा था। एशिया कैसा, एशिया के स्तर पे अपने एशिया का कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा था, जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा था, सबसे पहले अपना संविधान लिखा था, पहले संविधान लिखा था, लिखित संविधान है। एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा था? तो एशिया का देश की बात करें तो वो थे जापान। जापान ने अपना संविधान, एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और इसने अपना संविधान लिखा था 1860 में। ठीक, अब आपको समझ में आ गया। अब अपने संविधान की बात करते हैं। यहां तक तो विश्व के स्तर पे बातें की, अब अपने संविधान के बारे में बात करेंगे कि अपने संविधान के जनक किसको कहा जाता है और अपने संविधान में क्या है। तो अपने संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान, यानी हम पढ़ेंगे हम भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। वह भारत के संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का जनक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ही भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी की देखरेख में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। इसलिए भारत के संविधान के जो जनक हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते हैं। भारत के संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते हैं, और प्राचीन संविधान का जनक है वो अरस्तु को माना जाता है ना। और वैसे अपने अपने अलग अलग देशों की अलग अलग जनक हुए हैं, वो हमें उसमें अलग बात होती है। अपना जो टॉपिक है वो इसी पे बात कर रहे हैं। हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के संविधान पे चर्चा करेंगे। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। अपने संविधान के बारे में बात करें तो जनक के बारे में बात कर लिया। अपने संविधान में देखो क्या है, अपने संविधान में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अपने संविधान में देखो क्या है कि इसमें अपने संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद। जब बनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और उसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी जब बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में ये 495 के लगभग, 495 से ज्यादा, 500 के आसपास हो गए हैं अनुच्छेद, आर्टिकल भारत के संविधान में हो गए हैं। ये बातें मैं बता रहा हूं आपको, अपनी जो एक बुक आती है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, लक्ष्मीकांत मित्तल की संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक आती है, उसी की बातें कर रहा हूँ। 18-19 का जो स्तर की जो बुक है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन संविधान के अंदर वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं? 495 अनुच्छेद हो गए, 495 आर्टिकल हो गए हैं। अब देखो 22 भाग हैं, तो वर्तमान में कितने भाग हो गए? 26 भाग हो गए। वर्तमान में 26 भाग हुए हैं। 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में हो गई 12 अनुसूचियां हो गई, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात है, क्योंकि 26 का आंकड़ा देख के आपको कहीं कुछ विचारधारा है। तो 26 देखो कैसे हुआ, वर्तमान में है 25, कितने? 25, लेकिन एक भाग है वो हटा दिया गया, 7वां भाग है वो हटा दिया गया। 7वां भाग था 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। 7वां जो भाग था वो हटाया था, 7वां संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट 2 1956 के तहत। 1956 के तहत जो संपत्ति का अधिकार वाला था, संपत्ति का अधिकार जो भाग था उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने बचे हुए हैं? तो वर्तमान में 25 हैं, और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और बात करें अनुच्छेद तो 395 है वर्तमान में। अब ऐसा नहीं है कि संविधान की जो किताब है, तो उनकी किताब है ना संविधान की, उसमें तो वर्तमान में 395 है, लेकिन क्या हुआ कि हम बता रहे हैं कि 495 हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताब है उसमें 395 अभी तक लिखे हैं, लेकिन 495 कैसे हो, ये प्रश्न है। तो 495 ये हो गया कि भाई उसमें जोड़ दिए गए, उसके जो आर्टिकल है उसी में जोड़ दिए गए। जैसे 51 के जोड़ दिया, उसमें कुछ बातें लिख दी गई। जैसे 35A है ना, आपने सुना है ना, 35A जोड़ दिया, 35 में A जोड़ दिया, है ना, ऐसे जोड़ दिया 35A, 35B जोड़ दिया, 35C जोड़ दिया, ऐसे।
और 370 कै जोड़ दिया, इस प्रकार है ना, जोड़ करके लगभग से बात करें तो 495 से ऊपर संविधान होते हैं भारत के। लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ऐसा नहीं है। ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारत के संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं। तो ये क्या है, वर्तमान की बातें कर रहा हूं मैं। तो वर्तमान में अगर बात करूं तो भारत के संविधान के अंदर वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 प्रशिष्टियां हैं। 5 क्या है, 5 प्रशिष्टियां ये क्या होती है, देखो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे प्रशिष्टियां जो किताब होती है ना, उसके लास्ट पेज पे कुछ लिखे होते हैं, है ना, बातें लिखी होती है कि फलाने नंबर पेज पे ये बातें हैं, फलाने नंबर पेज पे ये बातें हैं। एक किताब होती है, उसमें आप लास्ट के पन्ने पे जाओगे तो उसमें कुछ बातें लिख दी होती हैं, ऐसे लगा नंबर लगा करके, ये फलानी चीज आपको निकालनी है, तो किताब को नहीं खोल करके सीधा उसी चीज पे जाओ। तो ये 5 है भारत के 5 प्रशिष्टियां। तो अब आप समझो कि भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में 395 वर्तमान में अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 5 प्रशिष्टियां हैं। अब आपको समझ में आ गया। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है। भारत का संविधान क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है। भाई साहब बहुत बड़ा संविधान है, दुनिया को सबसे बड़ा है, जानो की बात नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का माना जाता है, तो भारत का संविधान माना जाता है, भारत का संविधान माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश को माना जाता है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका के संविधान को माना जाता है। और दुनिया का सबसे कठोर संविधान किस देश को माना जाता है, तो अमेरिका के संविधान को माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि दुनिया का सबसे लचीला संविधान किस देश को माना जाता है, जिसमें आसानी से संशोधन हो, तो वो ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। और प्रश्न आ जाए कि ऐसा दुनिया का कौन सा संविधान है, तो भारत का संविधान, ऐसा कौन सा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, तो वो है भारत का संविधान। और यह प्रश्न आ जाए कि ऐसा किस देश का संविधान है जिसको लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों है, तो वो भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों इसमें, इसकी एक तरीके से ये विशेषता है भारत के संविधान। विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि भारत के संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब ये ध्यान में रखना, कहीं कोई ऐसा मुद्दा न हो जाए कि भाई ये 26 बता दिए। 26वां था इसलिए बताया मैंने क्योंकि 26 हो गए थे, लेकिन एक हटा दिएगा, 7वां संशोधन, 7वां जो भाग था वो हटा दिएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अब कितने बच गए, 26 किस गए, 25 ही हैं। तो वर्तमान में कितने भाग हैं संविधान में, 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं और 5 प्रशिष्टियां हैं। ये हो गया बात, यहां तक तो ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। निर्माण काल में, निर्माण हुआ तो भारत के संविधान में कितना समय लगा, तो भारत का संविधान का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है पहली बैठक 9 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर नवंबर 1949 तक हुआ था, ये लिखा गया था। और इसमें देखो समय लगा था 2 साल। कितना समय लगा था भारत के संविधान में, 2 साल 11 माह 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था भारत के संविधान को बनाने में। भारत के संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन 2 घंटे में बनकर के तैयार हुआ था। और साथियों भारत का संविधान है जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसी दिन के आपको पता है हम गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाते हैं। भारत के संविधान, इसी दिन हमारे संपूर्ण भारत में संविधान को लागू किया गया और भारत का संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को बनकर के भारत का संविधान तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को संविधान बनकर के तैयार हुआ था और उसको स्वीकार भी कर लिया गया था और उससे अंगीकृत भी कर लिया गया था। लेकिन जब उसको लागू किया गया था वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। तो इसी की याद में हम गणतंत्र दिवस जो एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों आय की ओर बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में कितनी खर्चा हुआ होगा वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आय की बात करें तो कितना खर्चा हुआ भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। भाई साहब अलग अलग देशों में गए थे अध्ययन करने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और अनेक समितियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव, समितियां पढ़ेंगे तो बताऊंगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तमाम समितियां पढ़ेंगे अपन। तो बाहर गए थे तो उस समय आपको पता है हवाई जहाज के माध्यम से जाते पैसे तो लगने थे, तो बहुत
तो आपको पता है बहुत इतना बड़ा संविधान बनाया तो पैसे भी बहुत लगे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, 1946 से लेकर के 1950 के बीच की बात कर रहा हूँ, है ना। आज से 70 साल पहले की बातें हैं। 64 लाख रुपए लगे थे उस समय भारत के संविधान को बनाने में। तो भारत के संविधान बनाने में लागत कितनी आई थी? तो 64 लाख रुपए लागत आई थी। तो भारत का संविधान एक मूल विधि है, एक आधारभूत कानून है भारत का संविधान, जिसमें सब बातें भारत के संविधान में लिख दी गई हैं। और उसी के अनुसार ही जो भारत की संसद है उसमें जो कानून बनते हैं, विधानमंडल है राज्य की, उसमें जो कानून बनते हैं या कोई निर्णय लिया जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो वो भारत के संविधान के आधार पर लिया जाता है। उसके जो नियम है, उसके जो सिद्धांत है, भारत के संविधान के अंदर जो लिखी गई बातें, उसी के आधार पर कोई डिसीजन या कोई निर्णय या कोई नीति या कोई कानून, कोई एक्ट अगर बनाया जाता है तो वो उसी के आधार पर बनाया जाता है। तो साथियों, इसलिए भारत के संविधान की एक विशेषता बनती है, भारत का संविधान क्या है? एक बेसिक ऑफ लॉ है ना। क्या है? बेसिक ऑफ लॉ। बेसिक ऑफ लॉ मूल विधि है। भारत का संविधान क्या है? मूल विधि, एक आधारभूत कानून है। समझ में आया आपको? ठीक है। और भारत का संविधान भारत के अंदर ही लागू किया गया और भारत के अंदर ही तैयार किया गया था। यानी जिस देश के लिए संविधान बनाया जाता है उसी देश के अंदर उस देश के संविधान को लागू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे भारत का संविधान बना दिया और उसको अमेरिका में जाके लागू कर दे, और तो अमेरिका का संविधान बनाया और अमेरिका में बनाया और भारत के अंदर लागू कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, यानी मान लो भारत का संविधान है वो अमेरिका में लागू कर दिया, तो वहां पे ये संविधान चल नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि वहां पे संविधान फेल हो जाएगा। वहां के लोगों की इच्छाएं क्या है, वहां के लोगों की विचारधाराएं कैसी है, सबकी विचारधाराओं को मिला करके सब लोगों के अंदर सभी के जो नियम है, मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, सभी को देख करके सबके वोटिंग करवाई गई थी। एक कमेटी बनी थी, एक सभा बनी थी, उसमें सब वोटिंग अपने अपने विचार रखे थे, तब जाकर के भारत का ये इतना बड़ा संविधान बना था। एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी साथियों, बहुत ही शानदार भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया। हमें इसको पढ़ना चाहिए, हमें इसको समझना चाहिए। तो साथियों पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम आगे, अच्छी बात है ये। और आप भी पढ़ना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों। बहुत आसान भाषा में भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं। तो साथियों अब तो बात कर ली हमने संविधान के बारे में कि संविधान क्या है और संविधान के जनक किसे कहा जाता है और संविधान में कितने दिन लगे थे और संविधान की लागत कितनी आई थी, किस देश का संविधान सबसे छोटा है, किसका बड़ा है, ये तथाकथित जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब पढ़ेंगे अपन राज व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज व्यवस्था के बारे में कि राज व्यवस्था क्या है। संविधान के बारे में हमने जान लिया, राजनीति के बारे में हमने जान लिया, राजनीति क्या होती है और क्यों इसकी आवश्यकता हुई, ऐसी तथाकथित जानकारी हमने पहले वाली क्लास में प्राप्त कर ली। इस क्लास में हम संविधान के बारे में जानकारी वो प्राप्त कर ली और आगे करते रहेंगे। अब हमें यह समझना है कि राज व्यवस्था क्या है। देखो, जब हम भारत का संविधान की जब बुक खरीदने जाते हैं, संविधान की जब हम किताब खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले ये उस किताब पे लिखा होता है भारत का संविधान, संविधान एवं राज व्यवस्था। क्या नाम लिखा होता है? संविधान एवं राज व्यवस्था। ये बुक पे लिखा होता है। तो संविधान तो मतलब समझ लिया, लेकिन अब राज व्यवस्था क्या होती है इसको हमें समझना चाहिए। राज व्यवस्था क्या होती है? देखो, राज व्यवस्था क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, किस किस को शामिल किया जाता है और इसकी परिभाषा किसने दी। तो परिभाषा की बात करते हैं सबसे पहले। तो साथियों इसकी परिभाषा दी थी अरस्तु ने। अरस्तु ने इसकी परिभाषा दी थी। अरस्तु इसकी परिभाषा क्या देते हैं वो पढ़ते हैं। अरस्तु कहते हैं संविधान का, मैं लिख देता हूं परिभाषा, संविधान का व्यवहारिक रूप को, संविधान के व्यवहारिक रूप को ही राज व्यवस्था कहा जाता है, सल्टादित्य कहा जाता है। यह है संविधान की राज व्यवस्था की परिभाषा। राज व्यवस्था किसे कहा जाता है? संविधान के व्यवहारिक रूप को ही क्या कहा जाता है? राज व्यवस्था कहा जाता है। यह परिभाषा साथियों अरस्तु ने दी। व्यवहारिक, इस राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है? राज व्यवस्था के अंतर्गत साथियों जो विधायिका है, विधायपालिका है, कार्यपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका है और प्रशासन है, राज्य की जो नीतियां हैं, राजनीति, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं, राज व्यवस्था के अंतर्गत। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों।
राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या आते हैं? विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है, न्यायपालिका इसी के अंदर आती है, प्रशासन इसी के अंतर्गत है, राजनीति भी इसी के अंदर, राज्य की जो नीतियां, सिद्धांत, कानून, जो भी एक्ट होते हैं वो सभी के सभी इसके अंदर आते हैं। यानी इसके अंदर देखो, इसके राज्य व्यवस्था की मैं बात करूं, यानी आर्टिकल 74 के अनुसार, 75 के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री होगा, ये बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 52 के अनुसार देश का राष्ट्रपति होगा एक। और बात करें तो आर्टिकल 153 के अनुसार राज्य का मुखिया, जिसे आप कहते हैं, राज्यपाल होगा। सभी राज्यों के अपने अपने राज्य मुखिया होंगे, राज्यपाल होंगे। ये भारत के अंदर संविधान में लिखी गई बातें हैं। और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, आर्टिकल 214 में जो हाई कोर्ट की वर्णन किया गया, हाई कोर्ट, ये बातें देखने को मिलती हैं। ये सभी बातें इसमें। तो संविधान एक ऐसी, संविधान में सब बातें क्या होती है, लिख दी जाती हैं, और उसी क्या है कि व्यवहारिक रूप में उसकी कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं, व्यवहारिक रूप में उसकी संस्थाएं बनाई जाती है, और उस संस्थाओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, है ना, उस संस्थाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं, वो क्या होती है, वो राज्य व्यवस्था होती है। आया समझ में कि राज्य व्यवस्था के अंदर विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, प्रशासन होता है, राजनीति, ये सभी जितने भी कानून, एक्ट, सब संविधान पूरा का पूरा भी इसी में आता है साथियों, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। यानी प्रधानमंत्री होगा, वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। अगर हमें समझना है किसी देश के किसी राज्य व्यवस्था को, यानी किसी प्रधानमंत्री के बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में अगर हमें जानना है ना, किसी देश के कानून के बारे में अगर हमें जानना है ना, तो हमें उस देश की राज्य व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, हमें उस राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 से लेकर के, मोदी है ना, 2014 से लेकर के हमारे देश के 2020 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 से लेकर के। तो जो मोदी जी के जो शासन काल में जो कानून आए, अच्छे अच्छे कानून, कौन कौन से कानून लागू हुए, किस कानून की आलोचना की गई, इस तमाम चीजों को हमें जानना है। तो यानी प्रधानमंत्री के कार्य की हमें अगर मूल्यांकन करना है, तो हमें राज्य व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा। आया समझ में? किसको समझना पड़ेगा? राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि मोदी जी के काल में कौन कौन से मतलब अच्छे कानून लाए गए, बहुत अच्छे कानून रहे, तो मैं अगर उसकी चर्चा करूं तो वो देखो, जैसे बात करें तो अपना ये जो जनधन योजना है, मोदी जी ने एक अच्छा कानून लाए थे, जनधन योजना लागू की। और साथियों जीएसटी लागू की, है ना। और बात करें तो अपने 1000 या 500 के जो नोट बंद किए थे, है ना, काला धन खत्म हो गया था उसे, है ना। तो ये भी मोदी जी के काल में हुआ था। और एक अच्छा कानून जैसे धारा 370 है, 35A को हटाया, ये इन सब का जब अध्ययन करते हैं, तो वो सबका सब अध्ययन राज्य व्यवस्था के अंदर करते हैं। यानी मोदी जी के शासन काल में कौन से अच्छे अच्छे कानून आए थे, है ना, कौन कौन से अच्छे कानून रहे थे, और कौन से कानून की आलोचना की गई थी। यानी आलोचना की जैसे बात करें तो पीछे आपको पता है कि एनआरसी है, सीए लागू हुआ था, जिसकी बहुत सारी आलोचना हुई थी। आपको पता है शाहीन बाग, अब भी वहां पे आंदोलन चल रहे हैं। और एक किसान आंदोलन, अभी आपको एक थोड़ा करंट बता देता हूं, अभी वर्तमान में आपको पता है किसान आंदोलन, जो 3 बिल किसान के पास हुए थे, तो उस पे भी किसानों ने आंदोलन है, हरियाणा के, जो अपने पंजाब के, और तमाम राज्यों से किसान हैं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। मीडिया में एक बहुत बड़ा तरीके से बना, उसको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। ये सब बातें आप जानते हो, ये सभी के किस कानून की आलोचना हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, कौन कौन से कानून अच्छे थे, किस कानून की आलोचना क्यों नहीं हुई, और आलोचना होने के पीछे कारण क्या है। ऐसी तमाम बातें अगर हमें जानना है, तो हमें क्या है कि राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा, राज्य व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? यानी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में, किसी प्रधानमंत्री के शासन काल को अगर हमें जानना है, तो हमें उसके अच्छे कार्य या अच्छे कानूनों को इसके बारे में पता करना है। उसके काल में कौन कौन से कानून आए, कौन किस कानून का आलोचना हुई, है ना, कौन से कानून लागू नहीं किए गए। तो इन सबको अगर हमें जानना है, तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? राज्य व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गई राज्य व्यवस्था क्या होती है? तो ठीक है साथियों, ये यहां तक तो बात ठीक है, आपको समझ में आ गई राज्य व्यवस्था क्या होती है। अब तो चलो ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। चलो एक बात और सुनो, एक उदाहरण और देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक उदाहरण और देता हूं राज्य व्यवस्था के बारे में, और भी अच्छा तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी राज्य व्यवस्था। देखो
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे भाई? प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने शासन किया साथियों 2004 से लेकर के 2014 तक, 10 वर्षों तक उसने शासन किया। तो इसके शासन काल में कौन कौन से अच्छे कानून आए, है ना? तो इसके शासन काल में भी बहुत अच्छे कानून आए थे। और कौन कौन से अच्छे कानून आए थे, जैसे मैं बात करूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के काल की, प्रधानमंत्री काल की बात करूं तो उसके शासन काल में जैसे कानून आपको पता है, जैसे मनरेगा कानून लागू हुआ था, मनरेगा कानून लागू हुआ था, ठीक है। और एक साथियों मनरेगा कानून हो गया, और साथियों आधार भी उसी की लाई हुई देन है, आधार कार्ड है वाला, ये सिस्टम उसी की देन है। और जीएसटी भी उसी की लाई हुई देन है, जीएसटी भी उसी की लाई हुई देन है। और बात करें तो ये जो खाद्य सुरक्षा बिल, खाद्य सुरक्षा बिल भी लागू हुआ था। और साथियों बात करें तो मिड डे मील, जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील, ये सभी के सभी कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में। और ये किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो ये दो किसान आंदोलन ये उसी के काल में भी, लेकिन उस समय क्या है कि बिलों को पास नहीं हो पाए और इस सरकार ने इस बिलों को पास कर दिया। तो आपको पता है किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस बिल की लोग हर जगह आलोचना हो रही है, क्यों हो रही है आप सब जानते हैं, कारण क्या है, रीजन क्या है। इसके लिए कभी रहा तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वास्तविकता क्या है, सही क्या है, सही नहीं है, दोनों चीजों पे हम एक अलग से डिस्कस करेंगे। केवल आपका सहयोग चाहिए साथियों, अगर आपका सहयोग मिला ना तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचा दीजिए, और जितने ज्यादा साथी जुड़ेंगे तो बहुत सी ऐसी तथाकथित जानकारियां आपके बीच में मैं लाता रहूंगा। और बहुत वास्तविकता क्या है, काल्पनिक क्या है, इन चीजों के बारे में बहुत एकदम तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। तो साथियों ये बात कर रहे हैं, तो शासनकाल में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसके शासनकाल में कई कानून लागू हुए, लेकिन साथियों कई अच्छे कानून भी आए और कई ऐसे कानून भी, घोटाले भी उसके प्रधानमंत्री काल में जो मनमोहन सिंह जी के काल में हुए थे। जैसे आपको पता है एक तो मनरेगा घोटाला हुआ था, मनरेगा, नरेगा बोली कौन थे भाई, यार मनरेगा घोटाला हुआ था। एक साथियों 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, है ना। और साथियों आपको पता है एक कोयला घोटाला, ऐसे कई घोटाले भी, बहुत सारे घोटाले हुए। यानी सीधी सी बात है, अगर हमें किसी प्रधानमंत्री के या किसी देश की उसकी जो कानून है उसके बारे में, उसके कार्य के, उसके शासनकाल के दौरान कौन कौन से कार्य करवाए गए, इन सब के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राज व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अरस्तु ने कहा था, इसलिए अरस्तु ने कहा था कि संविधान की व्यवहारिक रूप को ही क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। संविधान का व्यवहारिक रूप होता है ना, व्यवहारिक रूप से जो संस्थाएं बनती हैं उसका जो हम अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। तो संविधान और राज व्यवस्था दोनों आपस में एक दूसरे के, यानी संविधान के बिना राज व्यवस्था नहीं है और राज व्यवस्था के बिना संविधान नहीं है। संविधान और राज व्यवस्था एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसको हमें दोनों पहलुओं को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, एक साथ समझना पड़ेगा। हम इसको एक एक करके कभी नहीं पढ़ते। तो संविधान और राज व्यवस्था को हम साथ में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में। और अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ये तो हमने जान लिया, देखो आज की क्लास में हमने जाना संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है, ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां ली। संविधान के जनक कौन थे, किस देश को संविधान का पहले अपना संविधान लिखा था, एशिया में किस देश ने अपना संविधान पहले लिखा था, कौन किसके जनक हैं, कहाँ है लिखित संविधान, और इसके जो तथाकथित जानकारी आज की क्लास में प्राप्त कर ली। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, आगे की जो क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे संविधान का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का विकास किस प्रकार हुआ था। ऐतिहासिक यानी संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, संविधान कैसे बना, है ना, भारत का संविधान कैसे बना, एक दिन में थोड़ी बना, कैसे उस पर पहले का प्रभाव भी दिखाई देता है भारतीय संविधान में। कहते हैं कि जो 1935 का शासन, भारतीय शासन अधिनियम है, वो लगभग 35% हिस्सा उसका उस संविधान में लाया गया था, यूं का यूं। तो ये कैसे बना, कैसे अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक उसने शासन किया, उसने भी यहाँ पे अपने रूल नियम, अंग्रेजों का सबसे पहला कानून आया था, आपको पता है, रोलेट एक्ट के नाम से, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से, रोलेट एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आसपास आया था साथियों। इसके बारे में तमाम जानकारी, एक कहानी, एक इतिहास को, हर अपना जो चैनल का नाम क्या है, स्टोरी विथ स्टडी विथ स्टोरी, यानी हम क्या करते हैं कि कहानी के माध्यम से हर चीज को जानेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे कि पहले उसकी स्टोरी क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट पे
ठीक है, फिर मैं आपको फैक्ट बता दूंगा इसके। तो इन 3 चीजों को मिलाकर के हम पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, बहुत आसान में और बहुत ही अपनी देसी भाषा में पढ़ने की बात है, सीधी सी बात है, कोई सी चीज को नहीं जिसकी समझ में को नहीं आए। तो हम पढ़ने वाले हैं, तो इस प्रकार जितने भी तमाम टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और हमने पहले भी पाठ्यक्रम की चर्चा करते थे, जैसे संवैधानिक जो संवैधानिक विकास पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे संविधान का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया परिचय क्या है संविधान का। फिर संविधान का परिचय पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, फिर प्रमुख समितियां बनी बांग बारे में पढ़ना, फिर आप पढ़ेंगे अपने जो प्रस्तावना है उसके बारे में, और प्रस्तावना के बाद हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, फिर भारतीय संघ, भारतीय क्षेत्र राज्य संघ के क्षेत्र है उसमें क्या क्या है वो पढ़ेंगे, भारत के क्षेत्र और राज्य संघ का कहाँ तक है, कैसा है, सीमाएं वगैरह बारे में हम जानेंगे। और फिर हम जानेंगे नागरिकता, यानी नागरिकों के लिए कौन कौन से संविधान में कानून का उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद हम जानेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट हमारे कौन कौन से हैं, 12 आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जिसका उल्लेख मिलता है उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे डीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है ना उसके बारे में जानेंगे कि जो राज्य के लिए निर्देशक तत्व बनाए होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम फंडामेंटल्स जो ड्यूटीज होती हैं, मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में आपको पता है बाद में जोड़े गए थे, जब संविधान बना था उस समय भारत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं होते थे, मूल अधिकार हुआ करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, एक 76वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। तो उसमें क्या है कि इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी उस समय, इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई अधिकारों से अकेले अधिकारों से काम नहीं चलने वाला, और उसमें कुछ कर्तव्य भी दो ताकि लोगों को अधिकार प्राप्त हो सके कि भाई आप कर्तव्य लागू करोगे तभी हम आपको अधिकार देने वाले हैं। तो उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो इस प्रकार मूल कर्तव्य साथियों एक बता दूं आपको बात थोड़ी सी यहाँ पे और बता देता हूँ, ये जस्टिकल नहीं होते हैं। इसमें आप मूल कर्तव्य अगर कोई पालन नहीं कर रहा है, मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो हम हाईकोर्ट में जा सकते हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, अपनी सरकार के प्रति जा सकते हैं, किसी के प्रति कोई हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय में अपनी जो सुनवाई करता है न्यायालय, इसके लिए हम जा सकते हैं। लेकिन देखो एक बात है, तो मूल कर्तव्य होते हैं उसके लिए नहीं। मूल कर्तव्य कौन से होते हैं, जैसे जनगण मन चल रहा है, अधिनियम अधिनियम जय अपना जो राष्ट्रगीत बज रहा है, तो उस पर हमारा कर्तव्य बनता है कि जहां भी जनगण मन की ध्वनि सुनाई दे तो हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं ऐसे, और जितने देर चलते रहे हम उसको सुनते रहे, बस कहीं भी हो। लेकिन अब मान लो कोई आदमी है वो नहीं थम रहा है भाई, तो वंदे मातरम के नारे नहीं लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा, तो ये क्या है कि इस पे आप किसी के लिए इसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी जस्टिकल नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, वो जस्टिकल नहीं है। आप उसको लेकर के विवादात्मक रूप से आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते भाई ये नहीं रुक सकता, ये जनगण मन के टाइम नहीं रुका था, इसने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया था। तो ये सब बातें, हम बहुत सारी बातें साथियों संविधान के बारे में पढ़ेंगे, कानून की बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होने वाली है। और इतिहास की सीरीज भी हमारी शुरू हो रही है, उसमें इतिहास चल रहा है राजस्थान का, और राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज है, इसमें राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है, और राजनीतिक को संविधान की सीरीज में संविधान चल रहा है। और आके मैं लेकर आ रहा हूं जो साइकोलॉजी की जो सीरीज, जिसमें हम पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, शिक्षक भर्ती के लिए। जो हमारी जो रीट आ रही है, अब पता नहीं आएगी कब, लेकिन जो इसके लिए हम तैयारी पे लगे हैं, तो ये बहुत ही आसान भाषा में इसको पढ़ेंगे, तो आप लगे रहिए और चैनल को आगे से आगे साथियों तक पहुंचाएं ताकि अन्य लोग भी हमारे चैनल को देखें। अब बात आती है अपनी जो शायरी थी उसकी तरफ, क्योंकि समय है वो आपको पता है कि नियमित सीमित समय में हमें बहुत कुछ बताना पड़ता है, बहुत कुछ जानकारी आपको देनी होती है, तो समय भी अपना सीमित होता है, तो इसलिए सीमित समय में बहुत कुछ करना होता है कि 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो जाती है तो फिर वो बोरिंग सा सिस्टम हो जाता है। तो 1 घंटे से पहले पहले हमें सब कुछ को सल्टाना है ना। और 1 घंटे की क्लासें मैं आपके बीच में लाता रहूंगा, संविधान पूरा करवा दूंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो। अब मैं बात करता हूँ शायरी की। देखो वो शायरी क्या थी, वो पहले मैंने आपको सुनाई थी, अब उसकी पूरी सुनाता हूँ। कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, जो ख्वाहिश ही कि दिल में दिल वो पूरी छूट जाती हैं, जुदाई में तुम्हें उससे मुकम्मल बात करता हूँ, कि जुदाई में तुम्हें उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं, मुलाकातों में सब बातें
अधूरी छूट जाते हैं। तो साथियों ये थी आज की शायरी, नई शायरी। और साथियों मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा मैं आपको शायरी, कविता, दोहों, बहुत सी ऐसी। अपना चैनल का नाम ही आपको पता है, स्टोरी विद स्टडी है, स्टडी विद स्टोरी है। और इसके माध्यम से हम बहुत सारी कहानी के माध्यम से, शायरियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से अपने आत्मसात करना चाहेंगे टॉपिक को। बात सीधी सी अपने व्यवहारिक, अपने परिवेश से आसपास से जोड़ करके पढ़ेंगे। तो साथियों आज आपके दोस्त को दीजिए इजाजत, आपका दोस्त, आपका सखा, आपका अली। तो आज मैं आपसे ले रहा हूं इसी क्लास में समापन की घोषणा करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई जानकारी और नई उमंग, नई जोश के साथ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय भीम, जय किसान, जय जवान।